हेलो दोस्तों, नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबर बिना देरी के आपको बताएंगे। जहां सबसे पहले बताएंगे 370 तो हम लाएंगे ही। जी हां, बीजेपी को भी हटाने में दशकों लगे थे, हमको भी लाने में आसानी नहीं होगी, लेकिन जरूर लेकर आएंगे। वक्त लगेगा पर पूरा जरूर करेंगे। उमर अब्दुल्ला का अमित शाह जी को बहुत बड़ा चैलेंज। दोस्तों बताएंगे क्या कहा उन्होंने, जिसके बाद अमित शाह ने दिया है गरजते हुए करारा जवाब। बताएंगे उनका जवाब। तो वहीं जम्मू कश्मीर में इलेक्शन को देख करके पाकिस्तान के दिल में मच गई हड़बड़ी। दोस्तों अब पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ के मुंह से निकली अमन की बात। बताएंगे क्या नरेंद्र मोदी को लुभाने की कोशिश शहबाज शरीफ की काम आएगी। दोस्तों वहीं हाथों हाथ आपको बताएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अगर ऐसा न होता तो आज चीन का नक्शा कुछ और ही होता। ड्रैगन की वो नीति जिसको लेकर पीएम मोदी ने ड्रैगन को घेरा है। दोस्तों एक से एक बड़ी खबर आज आपको बताने वाले हैं। और बताएंगे विनेश फोगाट पर ताबड़तोड़ हमला, बोल रहे ब्रजभूषण शरण सिंह, क्या बीजेपी उठा पाएगी इस दंगल का फायदा। दोस्तों आराम से वीडियो के अंत तक बने रहेगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले देश भारत का निरंतर विकास होते हुए देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कह दीजिएगा। तो बात कर रहे हैं पहली बड़ी खबर की, जहां उमर अब्दुल्ला ने अमित शाह जी को किया बड़ा चैलेंज। दोस्तों लोकसभा चुनाव नतीजों के 3 महीने बाद विधानसभा चुनावों का भी बिगुल बज गया है। हरियाणा झारखंड के अलावा जिस पर सबसे ज्यादा नजर है वो है जम्मू कश्मीर। जी हाँ, यहाँ 10 साल बाद विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। 3 चरणों में होने वाले इस चुनाव की पहली तारीख 18 सितंबर निश्चित की गई है। ऐसे में बीजेपी के अलावा नए गठबंधन में साथ आई कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस कोई मौका नहीं छोड़ना चाहती। इस बीच जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम रहे उमर अब्दुल्ला ने गृह मंत्री अमित शाह जी को सीधा चैलेंज देते हुए आर्टिकल 370 को वापस लाने की वकालत की है। न्यूज एजेंसी एएनआई को दिए इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि हम चुनाव जीते तो अनुच्छेद 370 को दोबारा लागू करेंगे। इसके लिए वक्त लगेगा लेकिन ये होकर ही रहेगा। एएनआई को दिए इंटरव्यू में जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन उमर अब्दुल्ला ने आर्टिकल 370 के बारे में बात की। उनसे पूछा गया कि क्या आप अनुच्छेद 370 को फिर से जम्मू कश्मीर में लागू करेंगे। इस पर उमर अब्दुल्ला ने कहा कि 370 हमारे राजनीतिक विचारधारा का हिस्सा है। ये ऐसी चीज है जिसके लिए हम हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठ सकते, हम इसके लिए सरेंडर नहीं कर सकते। उन्होंने ये भी माना कि इसे दोबारा लागू करना इतना आसान नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि आप इसे अगले 5 साल में ही लागू कर देंगे। ये सत्य है कि इसमें समय लगेगा लेकिन होकर रहेगा। उसने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को भी इसको हटाने में दशकों लगे थे। ये कहना कि हम इसे अगले 5 साल में फिर से ले आएंगे तो ये मूर्खता होगी। तो वहीं आपको बता दें दोस्तों, अमित शाह जी ने भी करारा जवाब दिया। अमित शाह जी ने विपक्ष की सारी पार्टियों को लपेटते हुए कहा कि 3 परिवारों ने लूटा, कांग्रेस एनसी वापस लाएंगे आतंकवाद राज, देश की जनता को सतर्क रहने को कहा है। दोस्तों केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने शनिवार को जम्मू कश्मीर में बीजेपी का चुनावी बिगुल फूंक दिया है। जम्मू में रैली को संबोधित करते हुए अमित शाह जी ने विधानसभा चुनाव के बाद जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा देने का आश्वासन दिया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस गठबंधन पर निशाना साधते हुए अमित शाह जी ने आरोप लगाया कि वे जम्मू कश्मीर को एक बार फिर आतंकवाद की आग में झोंकने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश में आतंकवादी घटनाओं में 70% की कमी ला दी है। शाह ने पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस कभी भी जम्मू कश्मीर में सरकार नहीं बना पाएंगे, इस बारे में आश्वस्त रहे। जी हाँ, उन्होंने शुक्रवार को अपने दौरे से पहले दिन पार्टी का घोषणा पत्र जारी किया और चुनावी रणनीति पर चर्चा करने के लिए वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठकों की अध्यक्षता भी की है। दोस्तों ऐसे में माना यह जा रहा है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में हर तरीके से लोगों को साधने में जुट गई है। दोस्तों और बीजेपी कहीं ना कहीं रंग लाती हुई दिखाई दे रही है। इस पर आपकी क्या राय होने वाली है। और अमित शाह जी ने जो कहा कि अब कभी वापस नहीं आ पाएगा 370, इस पर आपकी क्या राय है दोस्तों। तो वहीं आपको बता दें, जैसे ही पाकिस्तान को लगा कि जम्मू कश्मीर चुनाव में बीजेपी बढ़त बना सकती है या फिर केंद्र की मोदी सरकार जम्मू कश्मीर में और भी ज्यादा विकास कर सकती है, तो फिर ऐसे में मोदी को लुभाने की अब कोशिश करने लगे शहबाज शरीफ। पाकिस्तानी पीएम के मुंह से निकली अमन की बात। बता दें, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने पड़ोसी देशों के साथ शांतिपूर्ण संबंधों की इच्छा जताई है और इस बात पर जोर दिया है कि प्रगति और शांति एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। उन्होंने आश्वासन दिया कि पाकिस्तान का कोई आक्रामक इरादा नहीं है, लेकिन वो अपनी संप्रभुता से समझौता नहीं करेगा। रक्षा एवं शहीद दिवस समारोह के दौरान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान का किसी भी देश के खिलाफ आक्रामकता का कोई इरादा नहीं है। इसने क्षेत्र में शांति और स्थिरता में भूमिका निभाई है। शांति हमारी पहली इच्छा है क्योंकि प्रगति और शांति एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इस कार्यक्रम में शीर्ष सैन्य अधिकारियों, सरकारी प्रतिनिधियों और सैनिकों के परिवारों ने भाग लिया। दोस्तों ऐसे में क्या लगता है आपको, क्या ये अमन की बात करके शहबाज शरीफ भारत को पिघला देंगे। दोस्तों जिसने भारत पर इतने अत्याचार किए हैं, क्या भारत उन चीजों को भूल जाएगा। अपनी राय अवश्य दीजिएगा। तो वहीं आपको बता दें, ड्रैगन की वो नीति जिसको लेकर पीएम मोदी ने ड्रैगन को घेरा है, कह दिया है अगर ऐसा होता तो चीन का आज नक्शा कुछ और ही होता। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने विस्तारवादी नीति को लेकर एक बार फिर चीन को घेरा है। उन्होंने चीन का नाम लिए बगैर कहा कि भारत विकास का समर्थन करता है, विस्तारवाद का नहीं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने यह टिप्पणी ब्रुनेई के सुल्तान हाजी हसनल बोलकैया के साथ बैठक के दौरान की। पीएम मोदी ने कहा कि हम विकास की नीति का समर्थन करते हैं, विस्तारवाद की नहीं। पीएम मोदी की इस टिप्पणी को चीन के लिए एक बहुत बड़ा और कड़ा संदेश माना जा रहा है। चीन का दुनिया के
ज्यादातर मुल्कों के साथ विवाद है। ब्रुनेई के साथ दक्षिण चीन सागर को लेकर चीन का विवाद है। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब पीएम मोदी ने चीन को विस्तारवादी नीति को लेकर घेरा है। जुलाई 2020 में पीएम मोदी जब लद्दाख गए थे तब भी उन्होंने वहां से चीन को कड़ा संदेश देते हुए कहा था कि अब विस्तारवाद का समय खत्म हो चुका है। तब उन्होंने कहा था जो लोग विस्तारवाद से प्रेरित हैं उन्होंने हमेशा दुनिया के लिए खतरा ही पैदा किया है। इतिहास गवाह है कि ऐसी ताकतें या तो नष्ट हो गई हैं या वापस लौटने के लिए मजबूर हो गई हैं। जी हां, अगली खबर बता दें, प्रधानमंत्री मोदी की जगह अब जयशंकर जी करेंगे संयुक्त राष्ट्र को संबोधित। आखिरी वक्त में किया गया भारी बदलाव। दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र में 28 सितंबर को होने वाला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन का कार्यक्रम अचानक बदल गया है। बता दें कि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां प्रस्तावित संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र के दौरान वार्षिक आम बहस में वक्तव्य नहीं देंगे। उनकी जगह विदेश मंत्री जयशंकर का संबोधन होने की संभावना है। संयुक्त राष्ट्र की ओर से जारी वक्ताओं की संशोधित अंतिम सूची से यह बात सामने आई है। प्रधानमंत्री इस महीने के अंत में न्यूयॉर्क की यात्रा करने वाले हैं। उनके 22 सितंबर को लॉन्ग आइलैंड में 16,000 सीट वाले नसाउ वेटरन्स मेमोरियल कॉलेजियम में एक भव्य सामुदायिक कार्यक्रम को संबोधित करने की योजना है। महासभा के 79वें सत्र की आम बहस के लिए संयुक्त राष्ट्र की ओर से जुलाई में जारी वक्ताओं की एक अंतिम सूची में कहा गया था कि मोदी 26 सितंबर को उच्च स्तरीय बहस में वक्तव्य देंगे। हालांकि शुक्रवार को जारी एक संशोधित अंतिम सूची के मुताबिक मोदी की जगह अब विदेश मंत्री जयशंकर जी का 28 सितंबर को प्रस्तावित आम बहस में वक्तव्य देने की संभावना है। ऐसे में ऑल द बेस्ट जयशंकर जी जरूर कहिएगा आप लोग। दोस्तों, वहीं आपको बता दें, भारत की पहली यात्रा पर आएंगे अबू धाबी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन जायद। पीएम मोदी ने दिया था इनको निमंत्रण। दोस्तों, संयुक्त अरब अमीरात के क्राउन प्रिंस शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान अगले हफ्ते भारत की 2 दिवसीय यात्रा पर आने वाले हैं। कुछ महीने पहले उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत आने का निमंत्रण दिया था। अबू धाबी के क्राउन प्रिंस शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने पीएम मोदी के निमंत्रण को स्वीकार कर लिया है। अब वो आगामी 9 से 10 सितंबर को भारत की आधिकारिक यात्रा करेंगे। अबू धाबी के युवराज के रूप में यह संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति की ये पहली भारत यात्रा होगी। उनके साथ यूएई सरकार के कई मंत्री और एक व्यापारिक प्रतिनिधि मंडल भी भारत आ रहा है। भारतीय विदेश मंत्रालय के अनुसार 9 सितंबर को अबू धाबी के राष्ट्रपति क्राउन प्रिंस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नई दिल्ली में मुलाकात करेंगे। इस दौरान वो द्विपक्षीय सहयोग के व्यापक क्षेत्रों पर चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी से मिलने के बाद उनका भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करने का भी कार्यक्रम है। दोस्तों, आते ही वो महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देंगे। तो वहीं आपको बता दें, उत्तर कोरिया में किम जोंग उनके तख्ता पलट की क्या तैयारी। एक साथ आए अमेरिका, जापान और दक्षिण कोरिया। दोस्तों, अमेरिका, जापान और दक्षिण कोरिया ने उत्तर कोरिया के खिलाफ साइबर वारफेयर शुरू करने का फैसला किया है। इसमें किम जोंग उनके खिलाफ उत्तर कोरियाई नागरिकों में विद्रोह की भावना भरने का काम भी किया गया है। इसके अलावा उत्तर कोरियाई हैकर्स के खिलाफ भी एक मल्टीनेशनल साइबर एक्शन प्लान को लागू किया जाएगा। इसका प्राथमिक उद्देश्य उत्तर कोरिया के साइबर फ्रॉड के जरिए कमाई करने के रास्ते को बंद करना है। पश्चिमी देशों का दावा है कि उत्तर कोरिया दुनिया का सबसे बड़ा साइबर फ्रॉड सेंटर चलाता है, जिसे हैकर्स की एक भारी भरकम टीम अंजाम देती है। इन पैसों का इस्तेमाल किम जोंग उन और उनके परिवार पर किया जाता है। दोस्तों, अमेरिकी विदेश विभाग ने कहा कि तीनों देशों के राजनयिकों की तीसरी बैठक में साइबर फ्रॉड के जरिए पैसे इकट्ठा करने और उसे सैन्य खर्च में इस्तेमाल करने की उत्तर कोरिया की क्षमता को बाधित करने पर सहमति बनी है। तो वहीं बता दें, न्यूयॉर्क में आतंकी हमले की साजिश रचने वाला पाकिस्तानी नागरिक कनाडा में हुआ गिरफ्तार। दोस्तों, कनाडा में एक पाकिस्तानी नागरिक को इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड अल शाम यानी ISIS को सहायता और संसाधन प्रदान करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। अमेरिकी न्याय विभाग के अनुसार 20 वर्षीय मोहम्मद शाहजेब खान ने न्यूयॉर्क में आतंकी हमले की योजना बनाई थी, जिसका उद्देश्य अधिक से अधिक यहूदी लोगों को मारना था। शाहजेब खान पर आरोप है कि वो 7 अक्टूबर के आसपास न्यूयॉर्क में आतंकवादी हमला करने की योजना बना रहा था। अमेरिकी अटॉर्नी जनरल मैरिक बी गारलैंड ने कहा कि ISIS के समर्थन में यह हमला न्यूयॉर्क के ब्रुकलिन में एक यहूदी केंद्र पर किया जाना था। FBI निदेशक क्रिस्टोफर रे के अनुसार यह योजना इजराइल पर हमास के हमले के लगभग 1 साल बाद बनाई गई थी। वहीं बता दें, देश के गौरव पर आंच नहीं आने देंगे। जी हां, राष्ट्रगान और झंडा बदलने की मांग के खिलाफ सड़कों पर उतरे बांग्लादेशी। दोस्तों, बांग्लादेश में कुछ संगठनों की राष्ट्रगान और झंडे को बदलने की मांग के खिलाफ लोग सड़कों पर उतर आए हैं। बांग्लादेश के प्रमुख सांस्कृतिक संगठन उडिच्ची शिल्पी गोष्ठी ने शुक्रवार को नए राष्ट्रगान और झंडे की मांग के खिलाफ देश भर में विरोध प्रदर्शन किए हैं। राजधानी ढाका में उडिच्ची शिल्पी और कुछ दूसरे संगठनों ने कहा कि देश के राष्ट्रगान और राष्ट्र ध्वज के खिलाफ एक साजिश की जा रही है। एक मुहिम के तहत झंडे और राष्ट्रगान पर हमले किए जा रहे हैं। ऐसी किसी भी साजिश को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उडिच्ची शिल्पी गोष्ठी ने जमात इस्लामी के नेताओं के बयान के विरोधों में यह प्रदर्शन किया है। दोस्तों, ईटी की रिपोर्ट के मुताबिक सांस्कृतिक संगठनों को लोगों ने रविंद्रनाथ टैगोर के लिखे राष्ट्रगान को गाकर और झंडा फहराकर अपनी एकजुटता दिखाई। उडिच्ची के अध्यक्ष प्रोफेसर बदिउर रहमान ने इस दौरान कहा कि 1971 का मुक्ति संग्राम हमारा सबसे बड़ा गौरव है और हम इसके खिलाफ किसी भी साजिश को कामयाब नहीं होने देंगे। हमारा राष्ट्रगान और
राष्ट्रीय ध्वज हमारी उपलब्धि है, जिसके लिए लाखों लोगों ने जानें कुर्बान की थी। खून और बलिदान के बदले में अर्जित किए गए गौरव को हम ऐसे नहीं जाने दे सकते। तो दोस्तों वहीं आपको बता दें, हिंदूज फॉर अमेरिका फर्स्ट संगठन राष्ट्रपति चुनाव में ट्रंप और हैरिस में किसे करेगा सपोर्ट, हो गया बहुत बड़ा ऐलान। दोस्तों हिंदू संगठन ने डोनाल्ड ट्रंप का कर दिया है समर्थन, कहा कमला हैरिस भारत अमेरिका संबंधों के लिए कतई भी ठीक नहीं। जी हां, अमेरिका में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव को लेकर नव गठित संगठन हिंदूज फॉर अमेरिका फर्स्ट ने बहुत बड़ा ऐलान किया है। इस संगठन ने घोषणा किया है कि वो राष्ट्रपति पद के चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप का समर्थन करेगा और डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवार उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के खिलाफ अभियान शुरू करेगा। हिंदूज फॉर अमेरिका फर्स्ट के अध्यक्ष और संस्थापक उत्सव संदूजा ने बृहस्पतिवार को इस निर्णय की घोषणा की। इससे अमेरिका के चुनाव में सियासत तेज हो गई है। उन्होंने कहा कि ट्रंप भारत के समर्थक है और उनके विपरीत हैरिस ने भारत और भारत के लोगों के लिए अपमानजनक बयानबाजियां की हैं। उन्होंने कहा कि बाइडेन हैरिस प्रशासन ने सीमा को सुरक्षित नहीं रखा। हैरिस राष्ट्रपति बाइडेन के बाद दूसरे नंबर की ताकतवर नेता है, लेकिन उन्होंने अमेरिका में अवैध प्रवासियों को आने से रोकने के लिए कुछ नहीं किया। लेकिन दोस्तों ऐसे में आपकी क्या राय होने वाली है? जिस प्रकार से हिंदू संगठन कह रहा है कि हम डोनाल्ड ट्रंप को सपोर्ट करेंगे, कमला हैरिस हिंदू होकर भी हिंदू के लिए काम नहीं करने वाली, ऐसा इनका मानना है। दोस्तों आपकी क्या राय होने वाली है? क्या डोनाल्ड ट्रंप को ही सपोर्ट होना चाहिए या फिर कमला हैरिस को? अपनी आप लोग भूमिका दिखाते हुए राय देना मत भूलिएगा। तो वहीं बता दें, आखिर कौन है बकरवाल समुदाय? अनुच्छेद 370 के हटने के बाद अब पहली बार विधानसभा में डालेंगे वोट। जम्मू कश्मीर में सत्ता तय करने की है इनके पास क्या ताकत, बता दें। जम्मू एवं कश्मीर के विधानसभा चुनावों को लेकर इन दिनों काफी गहमा गहमी देखने को मिल रही है। जैसा कि हमने आपको शुरू में बताया इस खबर के, इन चुनावों में एक तरफ बीजेपी, एक तरफ कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन, तो एक तरफ पीडीपी और अन्य छोटी छोटी पार्टियां हैं। सूबे की 90 विधानसभा सीटों में से ज्यादा सीटें जीतने के लिए सभी पार्टियां पूरा जोर लगा रही है। उधर वोट डालने के लिए बकरवाल समुदाय ने वक्त से पहले मैदानी इलाकों में लौटना शुरू कर दिया है। सरल भाषा में आपको बताएं तो गुर्जर समाज के एक बड़े और रसूखदार तबके को बकरवाल कहा जाता है। उनको यह नाम कश्मीरी बोलने वाले विद्वानों ने दिया है। दूसरी भाषा में बोले तो गुर्जर समुदाय के लोगों का दूसरा नाम बकरवाल भी है। बकरवाल समुदाय से जुड़े लोगों की बड़ी संख्या में भेड़ बकरी चराने का काम करती है। ऐसे में बहुत से नेता हैं जो बकरवाल होते हुए भी अपने आप को गुर्जर नेता कहलाना पसंद करते हैं। इनमें से कुछ लोग हैं जो थोड़ा पढ़ लिख गए हैं और लगातार इस कोशिश में हैं कि उनके समुदाय के लोग भी धीरे धीरे पढ़ लिख जाएं। लेकिन आजादी के 70 साल बीत जाने के बाद भी ये लोग अपना जीवन यापन आसमान की नीली छतरी के नीचे मैदानी और पहाड़ी इलाकों में ही करते हैं और अपने मवेशियों के साथ साथ रहते हैं। बीबीसी में छपी रिपोर्ट के मुताबिक गुर्जर और बकरवालों को 3 हिस्सों में बांटा जा सकता है। कुछ गुर्जर और बकरवाल पूरी तरह से खानाबदोश यानी फूली नोमाद होते हैं। ये लोग सिर्फ जंगलों में गुजर बसर करते हैं और इनके पास कोई ठिकाना नहीं होता। दूसरी श्रेणी में आंशिक खानाबदोश यानी सेमी नोमाद आते हैं। ये वो लोग हैं जिनके पास कहीं एक जगह रहने का ठिकाना है और वो आसपास के जंगलों में कुछ समय के लिए चले जाते हैं और कुछ समय बिताकर वापस अपने डेरे पर आ जाते हैं। तीसरी श्रेणी में शरणार्थी खानाबदोश माइग्रेटरी नोमाद आते हैं जिनके पास पहाड़ी इलाकों में धोख यानी रहने का ठिकाना मौजूद है और यहाँ मैदानी इलाकों में भी रहने का ठिकाना है। गुर्जर और बकरवाल हिंदुस्तान में 12 राज्यों में रह रहे हैं। भारत के अलावा पाकिस्तान और अफगानिस्तान में भी इनकी खासी संख्या है। लेकिन दोस्तों अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो गुर्जर बकरवाल की कुल आबादी लगभग 12 लाख के करीब है। यानी कि कुल संख्या जम्मू कश्मीर के कुल जनसंख्या का 11% की आबादी में ये बकरवाल वहाँ मौजूद है। दोस्तों अब ऐसे में उन्होंने अपने समुदाय के सभी सदस्यों से मतदान का मौका न छोड़ने का आग्रह किया है। बकरवाल समुदाय के सदस्य अब्दुल कयूम लंबे इंतजार के बाद हो रहे चुनाव में भाग लेने के लिए उत्साहित हैं। दोस्तों ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या ये बकरवाल वाकई में सरकार बदलने की ताकत रखते हैं जम्मू में? दोस्तों वहीं आपको बता दें, पाकिस्तान में मिला तेल और गैस का भंडार बदल जाएगी कई देशों की किस्मत। दोस्तों पाकिस्तान के समुद्री सीमा में पेट्रोलियम और नेचुरल गैस का एक बहुत बड़ा भंडार मिला है। पेट्रोल और गैस का यह भंडार इतना बड़ा है कि इसका इस्तेमाल देश की किस्मत बदल सकता है और काफी फायदेमंद साबित हो सकता है। पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक देश के एक वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारी ने शुक्रवार को समुद्री सीमा पर किस्मत बदल देने वाले इस भंडार की जानकारी देते हुए बताया कि देश पिछले 3 साल से समुद्री सीमा की इस जगह पर एक मित्र देश की मदद से इस बात का सर्वे करा रहा था कि वहां पर तेल और गैस मौजूद है या नहीं, जिसमें उसको अब कामयाबी हासिल हुई है। दोस्तों वहीं बता दें, पेरिस ओलंपिक में क्या हुई थी साजिश? कांग्रेस ज्वाइन करते ही विनेश फोगाट ने तोड़ दी चुप्पी। क्या कहा बता दें, पेरिस ओलंपिक में 100 ग्राम अधिक वजन होने की वजह से मेडल से दूर रहने वाली भारतीय रेसलर विनेश फोगाट ने साजिश के आरोपों पर जवाब दिया। कांग्रेस ज्वाइन करते ही विनेश फोगाट ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा है कि एक दिन सब कुछ डिटेल में बताऊंगी, उसके लिए आपको थोड़ा सा सब्र रखना पड़ेगा, उसके लिए मुझे इमोशनली तैयार होना पड़ेगा। रेसलर विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया शुक्रवार को कांग्रेस में शामिल हो गए। विनेश हाल ही में पेरिस में हुए ओलंपिक खेलों में कुश्ती के फाइनल मुकाबले से पहले अयोग्य करार दे दी गई थी। विनेश फोगाट का वजन 100 ग्राम ज्यादा पाया गया था, जिसके बाद उन्हें कोई भी मेडल नहीं मिला। तो दोस्तों आपको वहीं बता दें, विनेश फोगाट पर ताबड़तोड़ हमला बोल रहे हैं ब्रजभूषण
शरण सिंह, क्या बीजेपी उठा पाएगी इस दंगल का फायदा, बता दें। भारतीय पहलवान विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया ने जैसे ही राजनीति में अपने कदम उतार दिए हैं, वैसे ही पूर्व बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। महिला पहलवानों के यौन शोषण मामले में फंसे ब्रजभूषण सिंह ने इसे कांग्रेस की साजिश करार दिया। उनका कहना है कि विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया ने कांग्रेस में शामिल होकर ये साबित कर दिया है कि वे राजनीति कर रहे थे। ब्रजभूषण सिंह पहले 2 दिनों से लगातार कांग्रेस पर हमलावर हैं। यहाँ सवाल उठ रहा है कि जिस तरह पहलवानों के यौन शोषण केस में बीजेपी बैकफुट पर आ गई थी, क्या ताजा परिस्थितियों से उसे हरियाणा विधानसभा में कोई फायदा मिल सकता है? क्या लगता है दोस्तों? आप अपनी राय अवश्य दीजिएगा। और अब ब्रजभूषण शरण सिंह पर आपकी राय क्या होने वाली दोस्तों, जरूर कमेंट करके बताइएगा। बहरहाल ये थे अभी की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। थोड़ी भी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद जय भारत अवश्य कह दीजिए और साथ ही साथ लगे हाथ तो वीडियो को शेयर करिएगा। मिलते अगली खबर में। बहुत बहुत धन्यवाद।